वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीके में, द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आ गए हम आपके पास एक नई लेक्चर लेके। इस नए कोर्स में हम जनरल अवेयरनेस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जहां हम कवर करेंगे लूसेंट जीके को। लूसेंट जीके इस बुक को आप सभी जानते होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। हर एस्पिरेंट्स के टेबल पर एक बुक जो आपको मिल जाएगी वो है लूसेंट की ये सब्जेक्टिव की बुक और ये ऑब्जेक्टिव की बुक। तो इन दोनों बुक को हम लोग अच्छे तरीके से एमसीक्यू बना के हर दिन आपको 10 क्वेश्चंस करवाएंगे और आपके सारा सिलेबस हम लूसेंट का याद करवा देंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये आ गया हमारे पास। तो रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की शर्मान तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। किस मेथड के द्वारा? तो रेडियो कार्बन C14 मेथड के द्वारा। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध मानी गई है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता किससे रिलेटेड है? तो वो प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, क्योंकि इसके भी जो भी चित्र थे उनको अभी स्टडी नहीं की जा सकी। हिलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है, किसने कहा है? तो इसका जवाब है हिलर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नाम आप हमेशा याद रखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। बहुत सारे एग्जाम में लगातार रेगुलर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको आंसर देना होगा कि सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता को ब्रोंज युग भी कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम ना ब्रोंज के मेटल मिले थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंज युग कहते हैं। याद रखेंगे, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ हम कई सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए। 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पहली प्रजाति, मंगोलाइड दूसरी प्रजाति, अल्पाइन तीसरी प्रजाति और निग्रो प्रजाति चौथी, ठीक है। तो 4 प्रजाति कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और निग्रो प्रजाति। यहाँ तक सारा क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी ग्रीस की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी, चीन के भी समकालीन थी, लेकिन वह ग्रीस के समकालीन नहीं थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस की सभ्यता। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। और किसके समकालीन? तो सिंधु सभ्यता ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल और ऑप्शन डी इतने सारे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इतने सारे, पूरी तरह वो विस्तृत थी। तो देखते हैं इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन को, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से
ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। आपको पता होगा 2500 ईसा पूर्व से दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाता है। जो कि वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत थी। सबसे अधिक कौन सी उन्नत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उन्नत थी। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। यानी कि विस्तृत कहने का मतलब है कि फैली हुई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? हमारा चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष यानी कि घोड़े के रिमेन्स कहाँ मिले? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी वनावली, सी लोथल, डी कालाबंगा। तो इसका सही जवाब है ए सुरकोटदा। जी हाँ, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो सुरकोटदा भी प्रेजेंट में कहाँ पर है? सुरकोटदा कहाँ पाया जाता है प्रेजेंट में? तो इसका सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। यहाँ घोड़े की अस्थियां और अनोखी कब्रगाह मिली है। यहाँ पे क्या मिला है? घोड़े की अस्थियां मिली है और अनोखी कब्रगाह मिली है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए राजस्थान। चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देख लीजिए। ओके। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। कालीबंगा क्या था? एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृष्टद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र सिंधु सभ्यता के प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता के पल्लवित और पुष्पित हुई है, मतलब फली फूली है। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण कार्य में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हम लोगों ने हड़प्पा ने काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं देखते हैं। सेलखड़ी यानी कि स्टेटाइट, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एनी गेसेस? तो इसका ऑप्शन है स्टेटाइट यानी कि सेलखड़ी के पत्थर। देखते हैं हमारे ऑप्शन को, अब एक्सप्लेनेशन को। सॉरी, ये देखिए। सेलखड़ी रत्न सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है। सेलखड़ी क्या होता है? किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। सेलखड़ी रत्न का उपयोग क्रीम पाउडर आदि बनाने के काम में किया जाता है। हड़प्पा के लोग मोतियों, मोहर और अन्य कलाकृति को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्टेटाइट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे स्टेटाइटल सभ्यता कहा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? स्टेटाइट सभ्यता कहा जा सकता है। इस प्रकार के शिल्पों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल था। यह कई प्रकार के शिल्पों के लिए क्या था? रॉ मटेरियल की तरह इसको हम लोग यूज़ करते थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो अभी आपने पीछे पढ़ा था ये, ठीक। तो इसका आंसर आपको देना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता किस की? तो लौह युग की नहीं है, पुराण की नहीं है, नवपाषाण की नहीं है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। किसकी है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। आपने पढ़ा था ये, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे था ये। पहले क्वेश्चन में ही था जी, यहाँ पे दिया हुआ ना, हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? ब्रोंज की थी हड़प्पा। तो वही हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमने अभी देखा कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? तो कांस्य युग की थी। ठीक है, इस पे आगे हम देखते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन को। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है। दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता कांस्य युग यानी कि ताम्रपाषाण का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें तांबा के भी अवशेष मिले थे, इसीलिए तांबा से आया ये ताम्रपाषाण। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, उत्तर में मंदा जम्मू कश्मीर तक था। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार कांस्य का उपयोग यहीं पर हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा सकता है, जिसमें से 927 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। कितने प्रतिशत का उत्खनन हो पाया? तो 3% स्थलों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आप आंसर बता सकते हो। व्यापार नहीं था, पशुपालन नहीं था, शिकार नहीं था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था कृषि। वो लोग किस पे डिपेंड थे? तो कृषि पे ही डिपेंड थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता में से हमें कृषि और पशुपालन की पर्याप्त व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर अत्यधिक ध्यान दिया। उन्होंने किस पे ध्यान दिया था? सबसे ज़्यादा कृषि पर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन में मिले अन्नगारों, कोठारों, यह स्पष्ट होता है कि अनाज इतनी अधिक मात्रा में उगाया जाता था कि उनसे हड़प्पा वासियों की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद उन्हें जमा किया सकता था। उन्होंने कोठरी भी बनाए हुए थे, जिसमें वो लोग जितनी भी अनाज उगाते थे उसको अपने यूज के बाद उसको स्टोर करके भी रखते थे। सिंधु सभ्यता में फसल काटने के लिए संभवतः पत्थर या तांबे की हंसियों का उपयोग किया जाता था। पत्थर या तांबे का, इसीलिए उसे ब्रोंज युग कहा गया, ताम्र पाषाण युग भी कहा गया है। यहाँ से कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है। कालीबंगन की पूर्व हड़प्पा अवस्था के हल में खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं पूर्व हड़प्पा अवस्था में। यह हल संभवतः लकड़ी के बने हुए थे, जिसके निचले सिरे पर लकड़ी या तांबे की फाल लगी हुई थी। किसकी फाल लगी हुई थी? तांबे की। चलते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो सरप्लस कृषि उत्पादन से वाणिज्य से जुड़ी थी। बाद में दक्षिणी मेसोपोटामिया सुमेर के साथ व्यापार शामिल था। हड़प्पा वासियों के पास सिंधु नदी के कई व्यापारिक मार्ग थे जो फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और मिस्र तक जाते थे। ठीक है, व्यापार की जाने वाली कुछ सबसे मूल्यवान चीज़ें कारेलियन और लैपिस लांजुली थी। मूल्यवान चीज़ें क्या कहती? कारेलियन और लैपिस लांजुली थी। यद्यपि तांबे और कांस उपयोग में थे, फिर भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। तांबे और कांस का उपयोग हो रहा था, लेकिन लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। कपास बुने हुए थे, कपड़ों के लिए रंग थे, गेहूँ, चावल और कई प्रकार के सब्जी और फलों की खेती की गई थी, और कुबर वाले बैल सहित अन्य कई जानवरों को पालतू बनाया गया था। ये क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे? ईंट से बनाए जाते थे। यहाँ पे देखते हैं, इस सभ्यता की सबसे विशेष बात है यहाँ की विकसित नगर थे निर्माण योजना। विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। दुर्ग में कौन रहते थे? तो शासक वर्ग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंट के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। निम्न स्तर में कौन रहते थे? सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यासित थे। जाल की तरह या विन्यस्त थे, यानी सड़कें पर एक दूसरे को समकोण काटती थी, राइट एंगल पर काटती थी एक दूसरे की सड़कें, और नगर उनके आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता, रेक्टेंगल खंडों में वो विभक्त हो जाते थे। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। वहाँ के शासक किसमें कुशल थे? मजदूर जुटाने और कर संग्रह में। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि यह शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। तो आज का हमारा तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हैं तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको अगर कोई डाउट है तो वो डाउट पूछिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो वो फीडबैक दे सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आगे आए तो उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही सीखते रहे आसान तरीके से।